हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के थियोरेटिकल पार्ट पे डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर डिस्कस किया था एंड प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको सारे पॉइंट को वन बाय वन करके दिखाया था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे काम करता है और उसके बेसिकली दो अप्रोच होते हैं, डेटाबेस फर्स्ट एंड कोड फर्स्ट। तो आज हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे बात करने वाले हैं एंड देखेंगे कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करके हम एप्लीकेशंस के अंदर से कैसे डेटा को गेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, ठीक है, अपने क्लास एंड कंपोनेंट के बीच में कैसे हम डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करते हैं। तो इन सारे पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का सॉल्यूशंस मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है। हमने अपने एप्लीकेशंस में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला जो इंटरफेस बनाया है वो इस तरह से है। आप देख सकते हैं हमारा इंटरफेस का नाम है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर में हमने दो मेथड को डिफाइन किया है। पहला है गेट स्टूडेंट लिस्ट एंड दूसरा है गेट क्लास लिस्ट। हमारे दोनों मेथड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट को रिटर्न करता है। पहले केस में हम स्टूडेंट के लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं एंड दूसरे केस में हम क्लास के लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक हमने सर्विस बनाया है जिसका नाम है सर्विस क्लास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उस इंटरफेस को मेंशन किया है, उस इंटरफेस के मेथड को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा क्लास सर्विस क्लास का नाम हो गया सर्विस क्लास एंड उस इंटरफेस को यहाँ पे हम उस इंटरफेस के जितने भी मेथड है इस सर्विस के अंदर में हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस सर्विस का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं। डीबी कंटेक्स्ट क्लास के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके मेथड को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटरफेस के अंदर में हमारे दो मेथड हैं, तो उसी दो मेथड को यहाँ सर्विस के अंदर में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहला हमारा मेथड है गेट क्लास लिस्ट, जिसमें हम डीबी कंटेक्स्ट के यूज करके उस क्लास यानी क्लास टेबल के अंदर जितने हमारा एंट्री है उसको गेट कर रहे हैं एंड लिस्ट के थ्रू उस डेटा को हम रिटर्न कर रहे हैं कंट्रोलर में। दूसरे केस में हमारा मेथड है गेट स्टूडेंट लिस्ट। इस केस में डीबी कंटेक्स्ट का यूज करके स्टूडेंट वाले टेबल में जितने भी डेटा हैं उसको गेट कर रहे हैं एंड उसे लिस्ट के थ्रू हम अपने कंट्रोलर के अंदर में रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा कोड हो गया सर्विस का। अब इसके बाद हम कंट्रोलर देख लेते हैं। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने दो कंट्रोलर बनाया है। पहला है हमारा क्लास कंट्रोलर और दूसरा स्टूडेंट कंट्रोलर। इन दो कंट्रोलर के अंदर में जो एक्शन मेथड है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो व्यू बनाया है, गेट क्लास लिस्ट एंड दूसरा व्यू है गेट स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर के अंदर का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर ओपन किया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर में एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले हमने क्या किया है, उस इंटरफेस का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। एक बार जब हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है तो इस इंटरफेस के वेरिएबल से उसके अंदर में जो भी हमारे मेथड है उसको गेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के वेरिएबल से हम उस गेट स्टूडेंट लिस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट है वो लिस्ट के रूप में हमारे पास आ रहा है और उसे हम व्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट लिस्ट का जो हमारा ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह हम देख लेते हैं क्लास का। तो आप देख सकते हैं क्लास का यह डेफिनेशन है। क्लास लिस्ट का खोल लेते हैं। तो क्लास कंट्रोलर में भी सेम हमने किया है। सबसे पहले उस इंटरफेस के वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड उसके बाद क्लास कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में इस वेरिएबल जो हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किए हैं उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक बार जब हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है उसके बाद हम उसके अंदर में जो मेथड है गेट क्लास लिस्ट उसको कॉल कर रहे हैं एंड उससे जो रिजल्ट हमारा रिटर्न होता है लिस्ट के रूप में, यहाँ पे रिटर्न करने के बाद उस लिस्ट को हम व्यू के अंदर में रिटर्न कर रहे हैं।
तो इस तरह से हमारा कंट्रोलर का कोड हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने व्यू के अंदर का कोड देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गेट स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बनाया है। यहाँ पे मॉडल कीवर्ड का यूज किया है एंड स्टूडेंट जो हमारा कलेक्शंस है उसको यहाँ पे रिटर्न हम कर रहे हैं, उसका यूज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो मॉडल के अंदर में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास आईडी को डिस्प्ले कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास आईडी, फादर नेम, ठीक है, जितने भी हमारे कॉलम है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं फॉर ईच का यूज करके उस टेबल के अंदर में जितने हमारे पास रो हैं उस रो को यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से क्लास के अंदर का जो व्यू है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल का यूज किया है, यानी कि स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बनाया है एंड क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम हेडर बना रहे हैं, उसके बाद फॉर ईच का यूज करके उसके अंदर के प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं अपने व्यू के अंदर की व्यू के अंदर पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम program.cs के अंदर में आते हैं और वहां देखते हैं क्या हो रहा है। तो program.cs ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो लाइन ऑफ कोड लिखा है हमने, यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे जो नेम स्पेस हैं, रिक्वायर्ड नेम स्पेस हैं, उसको यहाँ हमने मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ रजिस्टर किया है builder.services.add controller with view, तो ये हमारा कंट्रोलर एंड व्यू को प्रॉपर वर्क करने के लिए यहाँ पे हमने बिल्डर सर्विसेज से इसे रजिस्टर किया है, इसका यूज किया है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सर्विस को रजिस्टर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया था एंड एक सर्विस क्लास बनाया था। उस इंटरफेस एंड सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है। हमारा लाइन ऑफ कोड है builder.services.add_scoped, फिर हम इंटरफेस का नाम देते हैं और फिर सर्विस का नाम देते हैं। ये जो हमारा कीवर्ड है एड स्कोप्ड, ये सर्विस का लाइफ टाइम होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सर्विस के 3 लाइफ टाइम होते हैं, पहला ट्रांजिएंट होता है, दूसरा स्कोप्ड होता है, तीसरा सिंगलटन होता है। तो तीनों के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था। ये तीनों लाइफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है, किस केस में कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है एंड वो ऑब्जेक्ट कब तक लाइव रहता है, कब तक प्रिजर्व रहता है। तो तीनों के बारे में डिफरेंस हमने लास्ट अपने जो वीडियो था उसमें बताया था। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो सर्विस का लाइफ टाइम है स्कोप्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइफ टाइम के यूज करके हम अपने इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर रहे हैं और उसके बेस पे जो हमारा सर्विस का मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि हमें अपने कंपोनेंट के बीच में टाइटली कपल्ड कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने दो कंपोनेंट के बीच में लूजली कपल्ड कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर हम उस सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हम बनाते तो हमारा जो होता है टाइटली कपल्ड होता है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम program.cs के अंदर में डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमारा कंट्रोलर में कोई चेंज होता है या सर्विस में कोई चेंज होता है या कोई नया हम सर्विस क्रिएट करते हैं या नया इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो हमें कंट्रोलर और सर्विस या इंटरफेस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ program.cs के अंदर में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डीबी कंटेक्स्ट का। तो डीबी कंटेक्स्ट पे यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। एक और क्लास लाइब्रेरी हमने बनाया है जिसका नाम है एंटिटी। इसके अंदर में हमने 3 क्लास बनाए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्लास को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारे डेटाबेस के अंदर में 2 टेबल है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस में ओपन कर लेता हूँ SQL सर्वर मैनेजमेंट सर्वर। तो हमारा डेटाबेस ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं डेटाबेस ओपन होने वाला है हमारा। तो ये देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर में बेसिकली हमने
दो टेबल बनाया। जो हमारा डेटाबेस का नाम है वो डेमो डेटाबेस है। इसके अंदर में दो टेबल हमने बनाया है। पहला टेबल है हमारा क्लास, जिसके कॉलम्स को आप देख सकते हैं, यहाँ कॉलम में दिखा देता हूँ। दूसरा टेबल है स्टूडेंट, उसके कॉलम को भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पे हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट का नाम होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं एंड उसके बेस पे अपने एप्लीकेशंस के अंदर में क्लास को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल है, एक क्लास का टेबल है, दूसरा स्टूडेंट का टेबल है। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्लास बनाया है एंड हमारे टेबल के अंदर में जो भी कॉलम्स है उस कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज बनाई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे एक की हमने यूज किया है, की करके। इस की का यूज करके हम अपने डेटाबेस टेबल के अंदर में जो प्राइमरी की होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारा स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। इस प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेम स्पेस हम यूज करते हैं, उसका नाम होता है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ठीक है, तो एक क्लास हमने ये बना दिया स्टूडेंट वाले टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह हमने दूसरा क्लास बनाया है क्लास करके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लास आईडी है एंड दूसरा क्लास नेम है एंड क्लास आईडी जो है वो प्राइमरी की है, इसलिए यहाँ पे की एट्रीब्यूट हमने अप्लाई किया है और सेम नेम स्पेस यहाँ भी हमने ऐड किया है। तो दोनों टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो हमने क्लास बनाए हैं एंड जो भी हमारे टेबल के अंदर में कॉलम्स हैं उस कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास के अंदर में सेम हमने प्रॉपर्टीज बना दी है। अब एक तीसरा जो क्लास है हमारा डीबी कंटेक्स्ट क्लास है, आप देख सकते हैं। इस क्लास को बेसिकली हम डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट कर रहे हैं। तो डीबी कंटेक्स्ट क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी या आप कह सकते हैं डीएलएल ऐड करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं न्यूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर में, उसके बाद मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशंस में आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक डीएलएल का रेफरेंस यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड वाले सेक्शन में हमने ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर। ठीक है, अगर आप पहली बार इस पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्राउज में जाना है और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके सामने जो चेक बॉक्स होंगे उस चेक बॉक्स को चेक करने के बाद उस डीएलएल को यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के अंदर में ऐड करते हैं। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया इसलिए हमारे केस में ये इंस्टॉल्ड वाले सेक्शंस में दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डीएलएल ऐड हैं, पहला है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सिक्वल सर्वर एंड दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वेब डॉट कोड जनरेशन डॉट डिजाइन। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा डीएलएल है दो प्रोजेक्ट के अंदर में हमने इसे ऐड किया है, पहला एंटिटी वाले क्लास लाइब्रेरी में एंड दूसरा जो वेब एप्लीकेशन है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एप्लीकेशन। दोनों हमने दोनों प्रोजेक्ट के अंदर में इस डीएलएल को ऐड किया है। दोनों के अंदर में वर्जन देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो डीबी कंटेक्स्ट क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होता है। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका हमने नेम स्पेस ऐड कर दिया है। नेम स्पेस ऐड करने के बाद इस डीबी कंटेक्स्ट क्लास को हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा क्लास था जो कि टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके लिए यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी बनाया है। जो डीबी सेट जो होता है एक्चुअली हमारे क्लास जो हमारे डेटाबेस का टेबल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला डीबी सेट हमारा स्टूडेंट वाले टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा डीबी सेट हमारे क्लास वाले डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के थ्रू हम दोनों डेटाबेस के टेबल है एंड हमारे जो एप्लीकेशंस के अंदर में जो हमने क्लास बनाया है उसको मैपिंग कर दिया है। अब उसके बाद का जो कोड होता है प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड मॉडल क्रिएटिंग, इस कोड के अंदर में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस के अंदर में जो भी हमने क्लास बनाई है उस क्लास को हम डेटाबेस के किस टेबल से मैप कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग हम यहाँ करते हैं। तो पहले कोड में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारा क्लास है उसकी मैपिंग हमारे स्टूडेंट वाले टेबल से हमने किया है। दूसरा जो क्लास है क्लास उसकी मैपिंग हमने क्लास वाले डेटाबेस टेबल से किया है। तो ये कोड बेसिकली ऑप्शनल होता है लेकिन ये यहाँ पे कोड में ये सेक्शन प्रोवाइड करना अच्छा होता है एप्लीकेशंस के लिए ताकि हम बता सके कि हमारा कौन सा क्लास कौन सा डेटाबेस टेबल को मैप करता है। ठीक है, तो ये हमने डीबी कंटेक्स्ट क्लास बना दिया।
अब इस क्लास को यूज करने के लिए फिर से program.cs के अंदर में आते हैं और यहाँ पे एक सर्विस रजिस्टर करना होता है builder.services.add_dbcontext। ठीक है, dbcontext क्लास का नाम हम यहाँ पे देते हैं और फिर यहाँ पे ऑप्शंस में जो भी हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जैसे हम SQL सर्वर यूज कर रहे हैं तो यूज SQL सर्वर यहाँ पे हमने दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने appsetting.json फाइल के अंदर में रखा है। तो यहाँ पे फाइल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दिया है। जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, जैसे हमारे केस में अजीत कुमार / SQL एक्सप्रेस था, इनिशियल कैटालॉग हमारा डेमो डेटाबेस था, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू था, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू था। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में दिया है। आपके केस में जो भी डेटाबेस का क्रेडेंशियल होगा वो क्रेडेंशियल आप यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, अब इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने program.cs के अंदर में यूज किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं builder.configuration.get कनेक्शन स्ट्रिंग और जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया था, यहाँ नाम हमने दिया था डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से डीबी कंटेक्स्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद का जो कोड है यहाँ पे app.map कंट्रोलर से हम अपने कंट्रोलर को मैप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद app.use स्टैटिक फाइल है, इससे हम स्टैटिक फाइल को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशंस में और कुछ भी पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक www रूट के अंदर में स्टाइल शीट बनाया है। इस स्टाइल शीट का यूज हम लेआउट वाले सेक्शंस में कर रहे हैं। तो हम एप्लीकेशंस के अंदर में जो हेडर बना रहे हैं उसको लेआउट व्यू के थ्रू हम बना रहे हैं। तो भी पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके बाद एक और हमने व्यू बनाया है व्यू start.cshtml, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस व्यू के अंदर में जो भी हमारा कॉमन कोड होता है, जो भी मल्टीपल व्यू के अंदर में यूज होता है, उस कॉमन कोड को हम व्यू स्टार्ट के अंदर में रखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी लेआउट हमने बनाया है उस लेआउट को मेंशन करने के लिए हमने व्यू start.cshtml का यूज किया है। अगर मैं व्यू start.cshtml का यूज नहीं करता तो सारे व्यू में जाके हमें लेआउट का जो कोड है वो लिखना होता, लेकिन हमने एक कॉमन जगह पे रख दिया व्यू start.cshtml के अंदर में, ताकि हमें हर व्यू के अंदर में जाके एक कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा व्यू स्टार्ट का कोड हो गया। इसके बाद हम लेआउट का देख लेते हैं, लेआउट भी हमने जो बनाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टाइल शीट मेंशन किया था जो कि www रूट के अंदर में है। इसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशंस का जो है टाइटल दे दिया था। यहाँ पे नेविगेशंस के लिए दो टैब दिए थे, पहला स्टूडेंट के लिए, पहले केस में हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, दूसरे केस में क्लास का इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो दोनों टैब को यहाँ पे हमने एज ए लिंक दे दिया था। ठीक है, तो ये हमारा जो हेडर होगा, जो जिसको हम .NET में मास्टर पेज कहते थे, तो उसका कंसेप्ट को हम layout.cshtml के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया। अब एक बार मैं अपने एप्लीकेशंस को दोबारा से रन करके देख लेता हूं और देखता हूं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशंस ओपन हो रहा है। इसके बाद मैं अपने एप्लीकेशंस का फ्लो एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशंस ओपन हो चुका है, ओपन होने वाला है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो टैब है हमारा स्टूडेंट का टैब है। यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन था, हमने स्टूडेंट वाले टेबल में 5 रो ऐड किए थे, तो पांचों रो का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको व्यू के अंदर में रेंडर हो चुका है। दूसरा टैब है हमारा क्लास का है। तो जैसे मैं क्लास पे क्लिक करता हूँ, ये क्लास का इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो गया। तो क्लास वाले टेबल में भी हमने 5 रो डाला था, तो 5 रो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। स्टूडेंट टेबल में भी हमने 5 रो डाला था, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले हो गया। आप देख सकते हैं टेबल में भी मैं इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास वाले टेबल का डेटा को। देख सकते हैं क्लास में हमारे पास 5 रो हैं। उसी तरह स्टूडेंट को भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, स्टूडेंट को भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी 5 रो है। तो इस तरह से डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करके सबसे पहले हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, उसके बेस पे अपने एप्लीकेशंस के अंदर में क्लास हम बनाते हैं। क्लास बनाने के बाद फिर डीबी सेट के थ्रू हम डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस के क्लास को मैप करते हैं, एंड उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं
सेटिंग डॉट जेसन फाइल में, एंड उस कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रोग्राम डॉट सी एस में हम यूज करते हैं। एंड इसके बेस पे हम अपने एप्लीकेशन एंड डेटा को कनेक्ट करके जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होता है उसको